कड़कनाथ सेठ के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम कालू कौवा और छोटे बेटे का नाम बंटी कबूतर था। कड़कनाथ सेठ की उम्र हो गई थी, वह आखिरी सांस ले रहा था। मेरे बच्चों, मेरा वक्त आ गया है। मैं किसी भी वक्त तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ। मैं अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाया है, इसलिए बंटवारा किए बिना दोनों भाई प्यार से रहना। पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम कभी भी बंटवारा नहीं करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। ऐसा कहते हुए कड़कनाथ सेठ के दोनों बेटे उसे भरोसा दिलाकर परेशान मत होने को कहते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कड़कनाथ सेठ की मौत हो जाती है। कालू और उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया दोनों पुरानों ख्यालात के होते हैं और बड़ों के बात का मान रखने वाले। लेकिन वहीं बंटी कबूतर और उसकी पत्नी पिंकी चिड़िया, वो दोनों पढ़े लिखे और केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। एक दिन पिताजी भी खत्म और उनकी बातें भी खत्म। अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। जल्दी से अपने भाई से बात करके अच्छा वाला हिस्सा अपने तरफ कर लो। अगर तुम नहीं बोल पा रहे हो तो मैं अभी टुनटुनी भाभी के पास जाती हूँ और उनसे इस बारे में बात करती हूँ। हाँ पिंकी, ठीक है, तुम ही बात कर लो। ठीक है, मैं आज ही बात कर लेती हूँ उनसे। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बात करती है। टुनटुनी भाभी, अब हमें बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई, उनके खर्च सब अलग अलग होंगे, इसलिए हम बंटवारा कर ही लेते हैं। नहीं पिंकी, ऐसा मत बोलो। तुम्हारे कालू भैया को बहुत दुख होगा। हम आपस में मिलजुल कर रह लेंगे और जो भी घर का खर्च होगा तुम उसे चला लेना। हम तुमसे खर्चों के लिए पैसे मांग लेंगे, लेकिन तुम बंटवारे की बात मत करो। लेकिन पिंकी चिड़िया कुछ नहीं समझती, बंटवारे की जिद लगा लेती है। उनकी बातें सुनकर कालू कौवा और बंटी कबूतर वहां आ जाते हैं और इस वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। आखिर में कालू कौवा और उसकी पत्नी फैसला लेते हैं। हम पिताजी की बात का इज्जत करते हैं, इसलिए पिताजी का जो कुछ भी है वो सब तुम रख लो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए उसमें से। मैंने अपनी कमाई से छोटी सी जमीन खरीदी थी, हम वहीं पर छोटा सा घोंसला बनाकर रह लेंगे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और उसकी पत्नी अपना सामान उठाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बंटी कबूतर और उसकी पत्नी खुशियां मनाते हैं। अरे वाह, ये दोनों मूर्ख तो सच में सब कुछ छोड़कर चले गए। अब जो भी है ये सब हमारा ही है। हमने थोड़ी कुछ कहा था, वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं। जाने दो उन्हें। आज हम एक छोटी सी दावत करेंगे यहाँ पर। कालू कौवा और उसकी पत्नी अपनी छोटी सी जमीन में एक आम के पेड़ के पास एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहते हैं। घोंसला बनाते समय उनकी गलती की वजह से गिलहरी का घर टूट गया था, इसलिए कालू कौवा और टुनटुनी उनके लिए एक छोटा सा घर बनाकर देते हैं। उनकी अच्छाई देखकर गिलहरी खुश होती है और रात में जादुई वरदान देकर वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन टुनटुनी, तुम्हें ये आम का पेड़ कुछ बदला हुआ लग रहा है। हाँ जी, मुझे भी ये पेड़ कुछ मुड़ा सा लग रहा है। ऐसा कहते हुए पेड़ के पास जाकर देखा तो उस पेड़ में दरवाजा होता है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया उसे खोलकर अंदर जाकर देखते हैं। वो पेड़ बहुत बड़े घर की तरह था और उसमें हर जरूरत का सामान था। अरे ये सच है या सपना? यहाँ पर आओ जी, इस वाले घोंसले में ढेर सारे आम हैं और देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, मानो आम का घर हो। जादुई आम के पेड़ के अंदर एक घोंसला था। उसमें से कितना भी आम क्यों ना ले लो, एक बार दरवाजा बंद करने पर फिर से दोबारा खोलने पर वो घोंसला फिर से आमों से भर जाता था। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया साल भर उन आमों को बेचकर बहुत बड़ा धनवान बन जाते हैं।
उनकी सफलता को देखकर बंटी कबूतर और उसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता और वो दोनों कालू कौवा से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और उनसे कहते हैं, पिताजी की सारी संपत्ति तो मैंने रख ली थी, फिर भी आप इतने कम समय में इतने बड़े धनवान कैसे बन गए? मेरे पास संपत्ति के नाम पर वो पुराना घोंसला है। भैया, अच्छी सोच रखने पर हमेशा अच्छा ही होता है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे, इसलिए तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तुम आज गरीबी में हो। उसके बाद बंटी और उसकी पत्नी को अकल आती है। हमें माफ कर दो भाई भाभी, हम समझ गए हैं। अब से हम हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। हाँ भैया, हमें माफ कर दो। जब से आप दोनों उस घर को छोड़कर गए हो, तभी से हमारे जीवन में परेशानी के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। अब हम कभी लालच नहीं करेंगे, हम मिलकर रहेंगे। इस तरह दोनों भाई मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।